हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग अगेन। एंड हमारे साथ में है आरती जिनका जेआरएफ क्लियर हुआ है। सो वी आर अगेन हैविंग अ टॉपर टॉक। और आरती की सक्सेस स्टोरी जानने के लिए आज हम यहाँ पे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आरती, थैंक यू सो मच एंड मैम। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो पहले तो ये बताइए, हाउ आर यू फीलिंग? मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं इतने टाइम से टेक्स्ट बुक में जुड़ी हुई थी। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2022 से, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक्चुअली डिस्टेंस एजुकेशन का था, जैसे कि तबस्सुम मैम ने अभी बताया। तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों ही। तो मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम मैं ज़ीरो थी। तो मैं जब फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे आई तो वो था टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो मुझे वो होता है ना कि आप अपने बेस को मतलब नहीं भूल सकते क्योंकि उसी ने आपको सब कुछ दिया है एक। तो प्रद्युमन सर ने सबसे पहले मैराथन क्लासेस बनाई थी, तो उससे मुझे मतलब मैंने उस क्लासेस को यूट्यूब क्लासेस से मैंने अपनी जो भी पूरी स्टडी की है तो यूट्यूब की फ्री क्लासेस से ही की है। और टेक्स्ट बुक कोचिंग में जो पास प्रो में जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होते थे उससे भी मैंने अपनी स्टडी की है। तो सबसे पहले जब प्रद्युमन सर ने अपनी मैराथन क्लासेस जो थी मैंने उसको 2 बार देखा, 3 बार देखा, उससे मेरा थोड़ा सा बेस स्ट्रांग हुआ और मैंने उससे खुद का एनालाइज करके अपने वन लाइनर नोट्स रेडी किए। ठीक है, तो उससे मुझे उसके बाद जब वो रेडी हो गया उसके बाद जो भी टाइम टू टाइम मतलब क्लासेस आती गई, मॉक टेस्ट वगैरह मैंने उस पे स्टडी की। और मैंने जो अपना मेन जो मेरा तरीका था स्टडी करने का वो वन लाइनर नोट्स के ज़रिए ही था। तो किस तरीके से जो है वो, आप ये बताइए कि जी। कौन सा आपका ये अटेम्प्ट था? पहले तो ये बताइए मेरा मुझे। ये जेआरएफ के लिए 6th अटेम्प्ट था। 6th अटेम्प्ट जेआरएफ जेआरएफ के लिए, हाँ। तो पहले ऐसे कौन सी गलतियां हुई है कि 6th टाइम पे जाके आपका जेआरएफ निकला है? मैं बताती हूँ मैम, मैंने जो खुद से एनालाइज किया जो गलती होती है वो ये होती है कि मैंने ना मतलब जो नोट्स बनाए, रेडी किए, ठीक है। एक वो रजिस्टर मेरा पूरा हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। उसके बाद जब एग्ज़ाम आता है ना तो मैंने क्या किया, मैं ना हर एग्ज़ाम पे उसको सबको एक साथ लेकर बैठ गई। जिससे क्या हुआ कि माइंड बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया और बहुत ज़्यादा कि मतलब क्या होता है जब ज़्यादा दिमाग में भरते हैं ना तो वो ना क्लैरिटी नहीं हो पाती। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एग्ज़ाम टाइम पर फिर आपको ना याद नहीं आता। आपको लगता है यार पढ़ा तो था बट क्या पढ़ा था, ये आप कंफ्यूज होते हो। तो मैंने क्या किया कि इस टाइम पर जैसे कि मैं आपको बताऊँ दिसंबर अटेम्प्ट में मेरे एससी कैटेगरी से हूँ मैं, तो 106 पे कट ऑफ गई थी, मेरे 96 आए, क्वेश्चंस ठीक थे। इस बार जेआरएफ के टाइम पर 111 कट ऑफ गई है एससी कैटेगरी में, मेरे 116 क्वेश्चंस ठीक हैं। तो उसमें मैंने ये एनालाइज किया, ये जो मेरे 20 जो नंबर जो बड़े हैं वो मैंने अपना एक अलग से रजिस्टर लिया। मैंने पीवाईक्यू, क्योंकि मैंने मेरा ऑलरेडी बेस स्ट्रॉन्ग था, मैंने पीवाईक्यू किए हुए थे और भी मैंने मॉक टेस्ट लगाए हुए थे। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले जो मेन होते हैं, तो मैंने उनको सबको एक टॉपिक को मतलब सब टॉपिक्स को पहले तो मैंने सबसे पहले एक जगह पर किया कि भाई मुझे कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। फिर मैंने उस रजिस्टर पर अलग से हर टॉपिक को मतलब डिटेल में मैंने उसको क्रोनोलॉजी को किया। जैसे कि लाइक इंडियन पॉलिटी में आपका पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, सीएजी और ये सारे और साथ में जैसे कि अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जैसा एग्ज़ाम आ रहा है उस बेसिस पर हमें पता है इंडियन पॉलिटी, आईआर और फॉरेन पॉलिसी इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि आईआर में हमें पता है कि यूएन की जो एजेंसीज़ हैं, ठीक है, उन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, उन पर हमें फोकस करना है। और साथ में क्या है कि अ, हाँ तो साथ में क्या है कि आपको ये पता है कि आपको पता है कि सार्क से हमेशा क्वेश्चंस आएंगे, ब्रिक्स से क्वेश्चंस आएंगे और एजेंसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आप वो पीवाईक्यू में एनालाइज करके आप वो नोट करिए और एग्जाम टाइम पर आपको कहीं नहीं जाना। आपको एंड में उन्हीं टॉपिक्स को आपको माइंड में मतलब पढ़ के रिवाइज करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और जैसे कि पेपर 1 में आपको पता है कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर टाइम आता ही है। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की, जैसे जो मेरी स्ट्रेटेजी में मैंने अपनाई, जैसे कि लास्ट टाइम पर एक क्वेश्चन था
बीजिंग कंसेंसस का। तो मैंने इस बार क्या किया, खुद से एनालाइज करके मैंने सोचा कि बीजिंग से रिलेटेड, कंसेंसस से रिलेटेड मुझे खुद से एनालाइज करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो मैंने उस पर देखा, तो इस बार जैसे वाशिंगटन कंसेंसस का आया था, तो ये मैंने खुद से ही माइंड से मतलब स्टडी करके, मैंने खुद से रिसर्च करके मैंने उसको किया और वो मेरा सही हुआ। इसी तरीके से मतलब जो और भी क्वेश्चंस हैं मुझे याद है, जैसे कि एक था टेररिस्ट से रिलेटेड, एक बाली बॉम्बिंग, हाँ बाली बॉम्बिंग वो वाला, और एक और था जो यूएन की ही टेररिस्ट से रिलेटेड 2018 का था। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने खुद सोचा कि अगर ये यूएन का है तो इंडिया का भी रहा होगा ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने खुद से स्टडी की थी। तो मैंने देखा कि इंडिया का 2002 में बना था पोटा, वो 2002 में बना था, फिर वो 2004 में वो बंद हो गया था। तो ये मतलब मेरे खुद का एनालाइज था कि कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उससे रिलेटेड मैंने कनेक्टेड करते हुए और अपने वन लाइनर नोट्स में मैंने उसको इंक्रीज़ किया। और साथ में जैसे कि अभी मतलब अगर हम देखें करंट अफेयर में, प्रद्युमन सर जैसे कि हमेशा एग्ज़ाम से पहले, या आप भी हैं हमेशा, मतलब वो वीडियोस एग्ज़ाम से पहले लेकर आते हो, तो वो तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि वो आपका एग्ज़ाम से पहले ना बहुत हेल्प करता है। क्योंकि हमें पता है कि करंट में तो आता ही आता है, हमारा पॉलिटिकल साइंस में आईआईटी करंट आजकल तो करंट से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादा आता है। चाहे आप ये मेलोनी वाला क्वेश्चन था, हाँ, या फिर आईआर के क्वेश्चंस थे। तो एंड मोमेंट पे कुछ स्टूडेंट्स को टिप देना चाहोगे जो भी दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि वो गलती ना करे जो आपने पहली 6 बार में की, और कोई ऐसे टिप कि उनका फर्स्ट टाइम में ही जेआरएफ क्रैक हो जाए? मैम मेरी जो टिप है ना, वो पहले तो ये है कि जो आप ये वीडियोस देखते हो कि फर्स्ट टाइम पर नेट क्रैक होने पे उससे जब आप डरते हो ना, वो डर छोड़ दो। क्योंकि मैं सीरियसली बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डिस्टेंस का रहा है। तो मैं सबसे पहले उससे डरी कि यार फर्स्ट टाइम पे ये कैसे होगा, क्योंकि मुझे उसका कुछ बेस नहीं है। तो लेकिन ये है कि जब आप डर ख़त्म कर देते हो ना, तो आप फ्री हो जाते हो और आप अच्छे से उस पर फोकस कर पाते हो। और हाँ, लास्ट टाइम पर जब आप स्टडी करते हो तो मेरा सजेशन यही है, आप बहुत सारे टॉपिक्स पर मत जाओ, आप बहुत सारे कंटेंट पर मत जाओ। एनालाइज करके अपने खुद के सेल्फ नोट्स से आप अच्छी स्टडी करो और यूज़फुल आप स्टडी करो। आप बस अपनी सक्सेस का क्रेडिट बताइए, आप किसको देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म मैं अपनी सक्सेसफुल का क्रेडिट सच में दिल से प्रद्युमन सर को देना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं ज़ीरो थी और आज जेआरएफ हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ प्रद्युमन सर की वजह से। क्योंकि उनकी जो मैराथन और उनकी जो प्रैक्टिस और उनकी जो क्रोनोलॉजी वाले, वो हमेशा मतलब हर चीज़ टाइम टू टाइम, उनको पता है कि बच्चे को इस वक्त क्या नीड है, वो उसी हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन वो करवाते रहते हैं। तो हमें फोकस करना है कि मतलब उस चीज़ पर हम ध्यान दें, ये नहीं कि नहीं यार ये तो वीडियो है हम इसको ऐसे स्किप कर दें। आपको वो टीचर्स हैं, उनको अच्छे से पता है कि बच्चे की क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से। तो थैंक यू सो मच आरती कमिंग फॉर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सो दैट वाज आरती, एंड उनके जो टिप्स थी, तो मैं तो स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो उन्होंने 6-7 साल में, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे शॉर्ट नोट्स को नहीं बनाया, वन लाइनर्स पे फोकस नहीं किया। अभी एनटी का जो पैटर्न है वो यही है कि आप फैक्चुअल नोट्स पे ज़्यादा फोकस करते हो, वन लाइनर्स पे ज़्यादा फोकस करते हो, और कंसेप्चुअल अब उतना नहीं पूछा जाता है। तो आपको जो चेंजिंग टाइम के हिसाब से, जो चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। यू डू नॉट हैव टू स्टडी एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, एंड यू डू नॉट हैव टू रेफर टू द मल्टीपल सोर्सेज। वो आपको नहीं करना, यू हैव टू बी स्मार्ट एट द एंड मोमेंट, और वो स्मार्ट स्टडी आपको करना है। और उसके लिए जो है वो आप अगर दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो ऑब्वियसली एज आरती सेड, प्रद्युम सर, टेक्स्ट बुक, मी, वी आर हियर फॉर यू। सो ज्वाइन अस if you want to clear your JRF in December 2025, and with that, thank you so much, students. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Thank you.